गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो बेटे, बीच में गैप नहीं दे रहे हो। आई गेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कैन यू हियर मी करेक्टली? ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आपको तो पता ही है बिजनेस स्टडी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी +2 क्लास है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, जिसका नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटे हमने बताया था एनवायरनमेंट के बारे में कि भाई एनवायरनमेंट इज रेफर्स टू सम टोटल ऑफ दोस फैक्टर व्हिच कैन इफेक्ट द बिजनेस। तो एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ वो फैक्टर होता है जो बिजनेस को इफेक्ट करता है और जो बिजनेस के मेनली बाहर मौजूद होते हैं और बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता बेटे। तो वो होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होता है और बिजनेस का सम काइंड ऑफ कंट्रोल उनके ऊपर होता है और बिजनेस उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, इंटरनल बेटे। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण, बिजनेस के बाहर मौजूद होता है और बिजनेस उसे, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता। सिंपल सेंस में बिजनेस को उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है बिजनेस बेटे। ठीक है, तो होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो टाइप का था, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में वो फैक्टर आते हैं जो बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और सेपरेट इंडस्ट्री को, प्रत्येक बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं बेटे, माइक्रो एनवायरनमेंट। जबकि जो मैक्रो एनवायरनमेंट था वो कुछ जनरल एनवायरनमेंट होता है जो सभी बिजनेस कम्युनिटीज को, सभी बिजनेस समुदाय को एक समान रूप में प्रभावित करता है। डायमेंशन हमने पढ़े थे बेटे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन से मिलकर बना था और बिजनेस को लगातार इसे स्कैन करते रहना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस के लिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। सोशल एनवायरनमेंट था जिसके अंदर सोशल ट्रेडिशंस आए थे, जिसमें होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चीजें आ गई। सोशल वैल्यूज जिसमें फ्रीडम होती है बेटे, जस्टिस होता है, इक्वालिटी होता है और सोशल ट्रेंड आता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था जिसमें टेक्निक्स को, ठीक है, जो टेक्निक्स होती है काम को करने की बेटे, उसे लगातार अपडेट किया जाता है और हर बिजनेस को उन टेक्निक्स को अपडेट करती रहनी पड़ती है अगर उन्हें बेटे रेस में बना रहना है। तो अगर वो टेक्निक को अपडेट नहीं करते तो वो रेस में पिछड़ जाते हैं और उसके कंपटीटर आगे निकल जाते हैं। लीगल एनवायरनमेंट था बेटे, इसमें वेरियस लीगल एक्ट शामिल होते हैं, जो लीगल रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि एक सिस्टमैटिक ढंग से बेटे बिजनेस कैरी आउट हो सके, इसलिए लीगल एनवायरनमेंट बनता है। फिर था आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें जो पॉलिटिक्स होती है, जो देश की राजनीति चेंज होते बेटे, उसे देखा जाता है क्योंकि एक डिफरेंट गवर्नमेंट आती है, उसके खुद के एटीट्यूड होता है, उसका खुद का बेटे बिहेवियर होता है, उसका खुद का रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द बिजनेस कम्युनिटीज। तो ये थे आपके। फिर हमने कल डीमोनेटाइजेशन भी आपको बता दिया था बेटे। डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा स्टेप लिया गया था, ये एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट था बेटे। 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, उनसे लीगल टेंडर छीन लिया गया था बेटे। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, जो कि एक बड़े स्टेप थे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए थे। इसके अंदर 3 कंपोनेंट थे। लिबरलाइजेशन था जिसमें इंडस्ट्रीज को फ्री किया जाता है, अनएक्सेसिव और अनएक्सेसिव कंट्रोल, अनएक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन से इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया जाता है यानी फ्री किया जाता है। ठीक है, फिर था प्राइवेटाइजेशन, जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथों में ट्रांसफर किया जाता है बेटे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ज्यादा एफिशिएंसी से, ज्यादा अच्छे ढंग से काम करते हैं इसलिए। फिर था ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी को, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ एकत्रित या इंटीग्रेट किया जाता है बेटे, जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बेटे। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक है मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मेजर स्टेप यानी बड़े स्टेप हमने कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। तो पहला बड़ा स्टेप देखिए क्या किया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का निर्माण किया। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज को बेटे फ्रीडम प्रोवाइड कराने के लिए, इंडस्ट्रीज को मोर कम्पिटिटिव बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का निर्माण किया। देखिए क्या था कि अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान कीपिंग इन व्यू द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमने अपनी देश की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा, देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखा बेटे। The role of the public and private sector are clearly defined.
तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है उनके रोल को पूरी तरह से डिफाइन किया गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो किन किन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर है वो किन किन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा। तो देश की प्रायोरिटीज और देश की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्लियरली डिफाइन किया बेटे, साफ तरीके से उन्हें बता दिया कि आपको क्या रोल प्ले करना है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। Under the new industrial policy, the industry have been free to a large extent from the license and other control. तो बेटे काफी हद तक हमने इंडस्ट्रीज को बेवजह के लाइसेंस और बेवजह के कंट्रोल से फ्रीडम प्रोवाइड कराती थी, ठीक है, बेवजह के नियंत्रणों से इंडस्ट्रीज को छुटकारा दे दिया था जिससे कि इंडस्ट्रियां ज्यादा कंपेटिटिव बन सके, ज्यादा कंपटीशन को प्रमोट कर सके बेटे। मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकरण के लिए हमने इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया कि वो नई नई टेक्निक का विस्तार करे, नई नई टेक्निक को अडॉप्ट करे बेटे, जितने ज्यादा टेक्निक हो सके उन्हें अपनाएं बेटे। तो नई नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए उन्हें एनकरेज किया, उन्हें उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। In order to encourage modernization, stress has been laid upon the new technology, तो new technology पर बेटे फोकस किया गया। A great reduction has been effects in the role of public sector, पब्लिक सेक्टर के रोल को काफी हद तक रिड्यूस किया गया, क्योंकि आपको तो पता ही बेटे पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी, करप्शन, फिल्थ रेट, ये सब चीजें देखने को मिलती है। पब्लिक सेक्टर में काम सही ढंग से नहीं होता, सही ढंग से लोग कार्य नहीं कर पाते बेटे। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हम पब्लिक सेक्टर के रोल को कम से कम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाएंगे ताकि कंपटीशन क्रिएट हो बेटे, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ कार्य करने की भावना बढ़े। Efforts have been made to encourage the foreign investment, foreign investment को बढ़ाने के लिए भी नए नए एफर्ट किए गए बेटे। तो ये थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाया, इंडस्ट्रीज से बेवजह के लाइसेंस, बेवजह के कंट्रोल को यहाँ से रिमूव किया और कंपटीशन को बेटे क्रिएट किया, ठीक है। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी काफी इंपॉर्टेंट दी। सेकंड थी न्यू ट्रेड पॉलिसी, ये तो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने सुधार किए। अब आ रही है न्यू ट्रेड पॉलिसी यानी ट्रेड व्यापार से संबंधित हमने सुधार किए। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी बेटे सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। मेजर स्टेप हम पढ़ रहे हैं बेटे कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म में बड़े स्टेप क्या क्या लिए। तो पहले इंडस्ट्री को सुधारा, अब ट्रेड को सुधारेंगे, व्यापार को सुधारेंगे बेटे, ठीक है। देखिए, ट्रेड पॉलिसी मीन पॉलिसी थ्रू व्हिच द फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक तरह से बेटे, ठीक है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को काउंट किया जाता है। तो हमने न्यू ट्रेड पॉलिसी यानी कि अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सुधारने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन के चलते, उदारीकरण के चलते ट्रेड पॉलिसी हैज अंडरगोन अ ट्रेमेंडस चेंजेस। तो ट्रेड पॉलिसी में लगातार ट्रेमेंडस चेंजेस किए गए बेटे, ठीक है। स्पेशली द फॉरेन ट्रेड हैज बीन फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल। जो फॉरेन ट्रेड था, विदेशी व्यापार जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है बेटे, उसके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जितने भी कंट्रोल लगे हुए थे, उन सबको हमने यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। स्पेशली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से हमने अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिए ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। तो ये इंडिया ने प्रॉमिस किया था बेटे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक को, कि वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे ताकि देशों के बीच, कंट्रीज के बीच फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। द ओल्ड एज रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको भी बेटे यहाँ से हटा दी गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रेड पॉलिसी में सुधार किया। थर्ड आ रहा है आपका फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी। बेटे जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। भाई गवर्नमेंट जिन चीजों से रिवेन्यू कमाती है और गवर्नमेंट जहां पर खर्चा करती है उस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट देखिए रिवेन्यू कहां से कमाते हैं बेटे, सिंपल सी बात है, टैक्सेशन। टैक्सेशन गवर्नमेंट का मेन सोर्स होता है रिवेन्यू का। तो टैक्सेशन से वो पैसा कमाती है और खर्चे वो बहुत जगह करती है। वो रोड, डैम, स्कूल्स, ब्रिजेस बनाते हैं बेटे, साथ ही साथ सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराकर देती है। तो जो ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी थी बेटे, ठीक है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो पॉलिसी थी, इसमें भी हमने काफी सुधार किया। तो देखिए, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी।
तो जो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा होना, वित्तीय घाटा होना। तो मेन प्रॉब्लम जो भारतीय गवर्नमेंट के सामने थी वो थी उसका घाटा। लगातार गवर्नमेंट को बेटे फिस्कल घाटा होता जा रहा था, फिस्कल घाटा डेफिसिट बढ़ता जा रहा था बेटे, ठीक है। इन 2018-19 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट जो था 3.3% ऑफ जीडीपी। तो अपनी जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट हमेशा जीडीपी के ऊपर निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट घाटा होता है बेटे कि देश को जितनी टोटल जीडीपी हुई उसका कितना घाटा हुआ गवर्नमेंट को, ये देखा जाता है। तो गवर्नमेंट को लगातार घाटे हो रहे थे, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को हो रहा था बेटे, ठीक है। तो इसीलिए हमने फिर क्या किया, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी को हमने सही किया। फिस्कल डेफिसिट देखिए, अ फिस्कल डेफिसिट मींस दैट द कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, ठीक है। और जीडीपी तो आपको पता ही बेटे, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के दौरान जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम जीडीपी कहते हैं। जनरली फाइनेंशियल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड ऑन द जीडीपी, ठीक है। जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो जीडीपी की परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है बेटे। तो उस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हमने फिस्कल रिफॉर्म किए, फिस्कल पॉलिसी में बेटे सुधार किया, ठीक है। हमने अपने जो टैक्सेशन है उसे सुधारा और अपने एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा कम किया ताकि हमें घाटा कम से कम हो बचे, ठीक है। इसलिए तो ये थी आपकी फिस्कल रिफॉर्म। इसके बाद मॉनेटरी रिफॉर्म। फिस्कल पॉलिसी होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी बेटे, और मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। तो फोर्थ आपका आ रहा है मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म बेटे, तो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई। भाई देश के अंदर कितना मनी सप्लाई का लेवल रहेगा, कितना पैसा रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, कितने नोट छपेंगे, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी बेटे, ठीक है। ये सब आरबीआई डिसाइड करती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसको हमने सुधारा और इसे हमने नाम दिया मॉनेटरी रिफॉर्म, ठीक है। तो मॉनेटरी रिफॉर्म समझेंगे, देखिए monetary policy is a sort of control policy through which the central bank control the supply of money। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। एक समय पर देश में कितना मनी सप्लाई का लेवल रहेगा ये डिसाइड करता है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है या आरबीआई डिसाइड करती है वैसे, ठीक है। विद ए व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। रिफॉर्म इन दिस पॉलिसी आर कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म। तो इस पॉलिसी में जो रिफॉर्म, जो सुधार, रिफॉर्म का क्या मतलब होता है बेटे, सुधार। रिफॉर्म्स को हिंदी में कहते हैं सुधार। तो ये हम रिफॉर्म पढ़ रहे हैं कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से हमने बड़े बड़े सुधार किए जिससे कि अपने देश को बेटे उस, ठीक है, प्रॉब्लम से, उस परेशानी से बाहर निकाला। तो मॉनेटरी रिफॉर्म हमने किए, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त किए जा सके। रिफॉर्म इन दिस पॉलिसी आर कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म। तो इस पॉलिसी में जो रिफॉर्म हुए उन्हें हमने मॉनेटरी रिफॉर्म। फिर आपका कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट तो आपको पता ही है बेटे, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ठीक है। जहां पर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू होते हैं उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट से भी भाई, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म होना बेटे बड़ा जरूरी होता है क्योंकि कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनियां जो है वो पैसा कलेक्ट करती है, रुपया उठाते हैं बेटे मार्केट से, शेयर मार्केट से हम पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट को सुधारा गया, सेबी का निर्माण किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है बेटे, ठीक है। तो सेबी का निर्माण किया गया, ठीक है, ताकि कैपिटल मार्केट को सुधारा जा सके। जो इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बेटे कोई धोखा ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, इसलिए काफी बड़े सुधार किए गए हमने कैपिटल मार्केट के अंदर भी। देखिए द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट। सिक्योरिटीज का मतलब तो आपको पता ही है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को टोटल को मिलाकर हम सिक्योरिटीज कहते हैं। तो शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है।
द रिफॉर्म कनेक्टेड इट आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। तो कैपिटल मार्केट में हमने जो सुधार किए उसे हमने कैपिटल मार्केट रिफॉर्म का नाम दिया। दिस मार्केट इज अ पायलट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। पायलट का मतलब होता है बेस, आधार बेटे। कैपिटल मार्केट किसी भी देश का आधार होता है। तो कैपिटल मार्केट से बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया जाता है जिससे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण किया जाता है बेटे, जिससे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सीधा कनेक्शन कैपिटल मार्केट से होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट के थ्रू ही बेटे पैसा कलेक्ट होता है और प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कैपिटल मार्केट को हम प्राइवेट कहते हैं बेटे, देश का आधार होता है ये। द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप। तो कैपिटल मार्केट के सुधार के लिए गवर्नमेंट ने ये बेटे स्टेप लिए। नंबर 1, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेटे, जो शेयर मार्केट को या कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, यानी सेबी की स्थापना की गई। फिर था द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन लिफ्टेड। पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, अब उस रिस्ट्रिक्शन को यहां से हटा दिया गया। नाउ इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई के आधार पर इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश द म्यूचुअल फंड। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड में बेटे इन्वेस्ट कर सके, उन्हें ये परमिट दी गई। और लास्ट है डिसमेंटलिंग द प्राइस कंट्रोल। हमने बेटे लास्ट रिफॉर्म के रूप में जो प्राइस कंट्रोल लगाए हुए थे उन्हें वहां से हटा दिया, उन्हें वहां से डिसमेंटल कर दिया। तो आप यहां लिख सकते हैं डिसमेंटलिंग द प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल को यहां से हमने हटा दिया, ठीक है, डिसमेंटल कर दिया। कैसे बेटे? पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते थे उसे गवर्नमेंट सेट करती थी, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। गवर्नमेंट कंपनियों को बताती थी कि आपको अपने गुड्स के प्राइस क्या रखने हैं, क्या डिसाइड करने पे थे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1991 रिफॉर्म गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन वहां से रिमूव कर दी कि अब कंपनियां अपने गुड्स के प्राइस खुद डिसाइड कर सकती हैं बेटे। तो ये थे कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमने अपनाए थे। So government has taken step to remove the price control in case of many products। तो ज्यादातर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल हटा दिए और कंपनियों को फ्रीडम दी कि वो खुद प्राइस कंट्रोल सेट कर सकते हैं। The effort is to remove price control were mostly in respect of fertilizer। तो बेटे फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, आयरन हो गया, पेट्रो प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो इन सबसे हमने, ठीक है, प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दिया। रिस्ट्रिक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। और इन प्रोडक्ट के इंपोर्ट करने पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जो बंदिशें लगाई हुई थी, उन बंदिशों को भी यहाँ से हटा दिया गया बेटे। तो इस तरह हमने प्राइस कंट्रोल को हटाया वहां से, और साथ ही साथ इंपोर्ट का जो कोटा वगैरह था, इंपोर्ट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी यहाँ से रिमूव कर दी बेटे। तो ये थे आपके मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंज आया उसका इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा बेटे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए सबके पास आई होप बुक होगी और बुक में सब पढ़ रहे होंगे, सबके पास बुक बेटे लेकर बैठे होंगे, मैं ये आशा करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस देखिए, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि बिजनेस और इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई इसका क्या प्रभाव पड़ा बेटे। पहला सबसे प्रभाव पड़ा इंक्रीजिंग द कंपटीशन। तो सबसे पहले बेटे कंपटीशन बढ़ा, इंक्रीजिंग द कंपटीशन। तो पहले कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट की मोनोपोली चल रही थी बेटे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बिजनेस चला रही थी, अपने हिसाब से प्राइस तय कर रही थी। लेकिन थैंक्स टू द एलपीजी पॉलिसी अब जो कंपटीशन था वो बढ़ा, इंडस्ट्री मोर कम्पेटिटिव हुई बेटे। नई नई इंडस्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर में खुलना शुरू हुई, एमएनसीज वहां बाहर से आई और इंडिया में लगनी शुरू हुई, यानी कि कंपटीशन बड़ा तगड़ा हो गया भाई। और जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो इससे सबसे ज्यादा वेलफेयर, सबसे ज्यादा कल्याण या सबसे ज्यादा जो भलाई होती है वो कस्टमर्स की होती है, कंज्यूमर्स की होती है बेटे। तो थैंक्स टू द इंक्रीजिंग द कंपटीशन कंज्यूमर वेलफेयर में, कंज्यूमर के कल्याण में बेटे इंप्रूवमेंट आया, विस्तार आया। देखिए
टुडे बिजनेस इज फेसिंग ऑल अराउंड कंपटीशन। तो आज के समय जो बिजनेस है वो ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ से कंपटीशन झेलते हैं बेटे, कंपटीशन को फेस करते हैं। द कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनी हैज इंक्रीज्ड स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री। तो स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन ज्यादातर बढ़ गया बेटे। सर्विस तो आपको पता ही है, बैंकिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया बेटे, ये सारे सर्विस सेक्टर के पार्ट होते हैं। तो सर्विस सेक्टर में इंटेंस कंपटीशन, हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिला। कंपटीशन हैज क्रॉस द नेशनल बाउंड्री। कंपटीशन ने नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और विदेशी जो एमएनसीयां होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए, उन्होंने भी इंडिया में एंट्री करके इंडियन कंपनीज को टफ कंपटीशन दिया थे। ठीक है, इंडियन कंपनीज के लिए टफ टाइम लेकर ये आए। ठीक है, द फॉलोइंग आर द चीफ कंपेटिटर। कंपेटिटर देखिए कौन कौन थे, न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनीज। तो नई इंडियन कंपनी और पुरानी इंडियन कंपनी थे कंपटीशन। फिर थी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बेटे, और फिर था इंपोर्ट, गुड्स को इंपोर्ट करके भी आप कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं बेटे। इंक्रीजिंग कंपटीशन हैज एडवर्सली इफेक्टेड मेनी कंपनी। कंपटीशन जब भी बढ़ता है तो कई कंपनियां उस कंपटीशन के सामने सरवाइव नहीं कर पाती और बेटे वो खत्म हो जाती है। तो कई कंपनियों पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, once a popular western color television has lost much ground in the TV market and its contribution to market is negligible। कि भाई टीवी इंडस्ट्री थी तो एक वेस्टर्न कंपनी थी, ठीक है, तो उसने टीवी की मार्केट खत्म हो गई, वो मार्केट से बाहर ही हो गई क्योंकि वो सामने वाले की कंपटीशन को सहन नहीं कर सके। तो बहुत सारे एग्जांपल है बेटे जो कंपटीशन को सहन नहीं कर पाए और मार्केट से आउट क्लास हो गए बेटे। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ा कि थैंक्स टू द एलपीजी कंपटीशन बढ़ा। सेकंड देखिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट आ रहा है मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर को बेटे अपने राइट्स के बारे में पता लग गया था, तो इसलिए वो ज्यादा डिमांड करने लग गए। सो मोर डिमांडिंग कस्टमर। भाई पहले तो कस्टमर को ऐसे ही बेकार से बेवजह के प्रोडक्ट, ठीक है, झेलने पड़ते थे। बेकार टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी से घिसे पिटे प्रोडक्ट उन्हें बेटे, ठीक है, एक तरह से चेप देते थे जो सेलर होते थे बेटे। लेकिन अब कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग होना शुरू हो गया क्योंकि उसे अब पता लग गया, उसे इंफॉर्मेशन पता लगनी शुरू हो गई कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर बेटे। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर बेटे। तो इसलिए अब कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, जिसके कारण कस्टमर भी अब ज्यादा डिमांड करना शुरू हो गए। अब उन्होंने पुराने प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट अब उन्हें चाहिए थे। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते द कस्टमर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज को लेकर सारी इंफॉर्मेशन का पता लग जाता था। अर्लियर, पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मच इंक्वायरी। तो पहले तो वो बिना इंक्वायरी किए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना इंफॉर्मेशन लिए प्रोडक्ट को परचेज कर लेते थे बेटे। ठीक है, जिससे उन्हें घिसे पिटे बेकार प्रोडक्ट मिल जाते थे। बट दीज डेज, इन दिनों, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन होती है, तो आज के समय जो कस्टमर बैठे वो जांच पड़ताल करके इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो, क्वालिटी वाइज बेहतर प्रोडक्ट वो परचेस करना पसंद करते हैं बेटे। ठीक है, तो कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग हो। थर्ड पॉइंट देखिए, रैपिडली चेंजिंग द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो भाई जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस आया, टेक्नोलॉजी अपडेट होना शुरू हो गई बेटे। जब भी टेक्नोलॉजी अपडेट होती है कस्टमर के लिए फायदा है, क्योंकि एक काम को बेटे शॉर्टेस्ट तरीका और अच्छे ढंग से करने का हमें, ठीक है, तरीका मिल जाता है। तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस आया, तेजी से चेंजेस आए बेटे। So rapid changes are taking place in technological environment as compared to other factor in respect of business environment। तो बेटे जल्दी जल्दी चेंजेस आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जल्दी जल्दी आए, कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना ली, विदेशों से वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लेते थे बेटे। तो टेक्नोलॉजी में बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस आया। The reason is increase in competition। भाई टेक्नोलॉजी में क्यों चेंजेस आए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था। अब मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल करना जरूरी था बेटे, और वो जब ही हो सकता है जब आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कराते हो। और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जब ही दे पाओगे जब अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएंगे हम। So these days only that particular company can remain in the competition, ठीक है,
विच प्रोडक्ट इज बेटर कन्वीनियंस, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होता है वही कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाती है, और ये केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल हो पाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मेक्स मॉडर्न मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नई नई मशीनें बनती है, नए नए प्रोसेस से काम किया जाता है। बिग फर्म ग्रैपलिंग विद दिस एनवायरनमेंट, जो बड़ी फर्में होती है वो इस एनवायरनमेंट के स्वरूप अपने आप को ढाल लेती है, लेकिन जो सिमिलर होती है बेटे, जो स्मॉल फर्में होती है उन्हें एक तरह से खतरे की घंटी होती है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं सुधारी तो मार्केट से आउट क्लास हो जाएगी, मार्केट से बाहर निकल जाएगी। फोर्थ पॉइंट है बेटे नेसेसिटी फॉर चेंज, अब फर्मों को चेंज करना जरूरी हो गया, नेसेसरी हो गया बेटे। पहले तो फर्में चेंज करे या ना करे, कंपटीशन के भाव में उनका काम चल जाता था, लेकिन अगर अब वो चेंज नहीं करेंगे, अगर अब वो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे बेटे, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में सर्वाइव करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी फॉर चेंज, तो चेंज को अडॉप्ट करना उनके लिए जरूरी हो गया बेटे, ठीक है। तो यही बता रखा है कि भाई बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, ठीक है, द बिजनेस वर मोर स्टेबल, जो बिजनेस थे वो स्टेबल रहते थे, कोई नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते थे। इट इज नॉट इजी फॉर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टू फेस दिस चैलेंज, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के लिए ये चैलेंज फेस करना आसान नहीं होता था। इट नीड्स अ थोली अकम्प्लिश ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए बेटे अच्छे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते थे विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए आज के समय चेंज करना बड़ा जरूरी हो गया, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटे आज के समय बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस होकर आता है, चेंजेस को आप नहीं अपनाते आप मार्केट में पीछे रह जाते हैं, आपकी कंपेटिटर आपसे आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए आज के समय चेंज करना बड़ा जरूरी हो गया, जो लेटेस्ट चेंजेस आते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, उन्हें अडॉप्ट करना, उन्हें अपनाना जरूरी हो गया बेटे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आ रहा है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की जरूरत आई बेटे, ठीक है। अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होंगे वो कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करती है। एक बेटे फर्म को लंबे समय तक ले जाने के लिए मशीनें जरूरी नहीं होती, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जरूरी होता है। आपके पास अच्छा स्किलफुल बेटर ह्यूमन रिसोर्स रहे तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाते हो। अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेटे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण जरूरी हो गया फर्मों को कि वो अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करे, वेल स्किल्ड प्रोफेशनल एम्प्लॉय को हायर करे भाई, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए जरूरी हो गया। सो इट इज अ बिग चैलेंज टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस दीस डेज, तो आज के समय बिजनेस में बेटे सक्सेस हासिल करना, सफलता हासिल करना बड़ा चैलेंज होता है। इट इज नॉट इजी फॉर द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टू फेस दिस चैलेंज, जो सामान्य एम्प्लॉय होते हैं बेटे वो इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते, वो इस चैलेंज के सामने टिक नहीं पाते और मार्केट से आउटकास्ट हो जाते हैं, उन्हें कंपनियां निकाल देती है बेटे। जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होते हैं, जो स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं वही टिक पाते हैं, ठीक है। इट नीड्स अ थोड़ी अकम्प्लिश ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो थोड़ी कंपेटिटिव ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यंग ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए बेटे, ठीक है, जिसमें एंथुसियाज्म होता है, जिसमें काम करने की लगन होती है, जो अपना सब कुछ डेडिकेट कर सके फर्म को, ऐसे एम्प्लॉय आज के समय हमें चाहिए बेटे। There has been a shortage of trained human resource in India. इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, लेकिन ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है बेटे, ठीक है। So this is the reason that their demand is not rapidly increasing. इसीलिए जो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता उसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं होती बेटे, लेकिन जो ट्रेंड होता है उसकी मार्केट में डिमांड भी होती है। तो जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होता है कंपनी उसे लेकर आती है और अच्छे पैकेज देती है, तो कंपनियों को जरूरी हो गया कि वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आए। सिक्स्थ बेटे मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब बेटे एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम होता है जिसमें बेटे इंट्रोडक्शन कराया जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले तो फर्में प्रोडक्ट बना देती थी, बनाने के बाद बेचती थी, बनाने के बाद बेचती थी, ठीक है, यानी अपनी नीड पूरी कर रही है फर्में। लेकिन आज के समय फर्में करती क्या है, पहले मार्केट के अंदर जाकर सर्वे कराती है, मार्केट में जाकर इंफॉर्मेशन ग्रैब करती है कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए बेटे, किस चीज की नीड है उन्हें। पहले वो मार्केट का सर्वे करती है, मार्केट से जानकारी कलेक्ट करती है, मार्केट का ओरिएंटेशन करती है और फिर प्रोडक्ट तैयार करती है बेटे।
पहले जो उनका अप्रोच था वो चल जाता था क्योंकि कस्टमर इतने एजुकेटेड या लिटरेट नहीं होते थे, वो घिसे पिटे बेकार प्रोडक्ट को खरीद लेते थे बिना इंक्वायरी किए। लेकिन आज के समय जो कस्टमर है वो एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा भी है और वेल अवेयर भी रहता है बेटे। आज के समय अच्छे से कंपैरिजन करने के बाद, थोड़ी स्टडी करने के बाद लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इसीलिए आज के समय फर्मों का मार्केट ओरिएंटेशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है, मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी बड़ी जरूरी हो जाती है। तो यही पता है कि देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू विद रिगार्ड टू मार्केट। तो मार्केट के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बेटे, एक तो होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एक होता है मार्केट ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में फर्म प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्ट एक तरह से चेप देती है कस्टमर को डिलीवर कर देती है चाहे उन्हें नीड है या नहीं। सेकंड होता है मार्केट ओरिएंटेशन, पहले मार्केट में जाकर इंफॉर्मेशन हासिल करना, मार्केट में जाकर जांच पड़ताल करना कि कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए बेटे। तो मार्केट ओरिएंटेशन वाला अप्रोच आज के समय फर्में अपनाती है, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच वो अपनाती थी बेटे। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट फर्स्ट गुड्स आर मैन्युफैक्चर। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में पहले गुड्स बना लिए जाते हैं एंड देन मार्केट में बेटे जाया जाता है उन्हें बेचने के लिए, ठीक है। जबकि जो मार्केट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट है, पहले मार्केट में सर्वे कराया जाता है, मार्केट से इंफॉर्मेशन गेन की जाती है कि प्रोडक्ट को, कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए बेटे, और फिर जाके प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आज के समय जो फर्में हैं वो मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच को अपनाती है बेटे, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स previously it was thought that whatever the quality of product the customer would accept it। तो पहले ये थॉट होता था कि कैसा भी प्रोडक्ट बना दो कस्टमर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आज के समय थॉट बदल चुका है, आज के समय कस्टमर बदल चुके हैं, एजुकेशन लेवल बदल चुका है, कस्टमर का लिविंग स्टैंडर्ड बदल चुका है बेटे। तो आज के समय वो वाला अप्रोच काम नहीं करेगा। आज आपको पहले मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर की नीड पता करनी पड़ेगी और फिर प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा। सेवंथ है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। सेवंथ है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। तो लास्ट इंपैक्ट बेटे ये पड़ा कि जो बजटरी सपोर्ट मिलता था पब्लिक सेक्टर को वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, ठीक है। तो जो बजटरी सपोर्ट मिल पाता था पब्लिक सेक्टर को उसमें कमी है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों के चलते द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइन। तो गवर्नमेंट सेक्टर बोल लीजिए या पब्लिक सेक्टर बोल लीजिए, उसका महत्व कम हुआ, उसका महत्व बेटे घट गया। This is evident in the reduction of budgetary support by government to the public sector enterprise, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था बेटे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का उसमें कमी है, तो गवर्नमेंट के पास खुद पैसा कम हुआ, गवर्नमेंट ने बेटे अपने सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। These days the public sector enterprise have clearly understood that in order to make their development possible and to remain alive for a long time they shall have to create their own resource। तो आज के समय गवर्नमेंट को समझ आ चुका है कि मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए उन्हें खुद के रिसोर्स जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते जो बजटरी सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर को उसमें काफी कमी आई वैसे, ठीक है, उसमें काफी रुकावटें आई। तो ये था आपका इम्पैक्ट। लास्ट टॉपिक हो रहा है इसका बेटे कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। कि प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, बस लास्ट टॉपिक है, इसे फिनिश करते हैं और क्लास ओवर करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब इंपोर्टेंटली केवल प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे। देखिए इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो इंडस्ट्री एंड बिजनेस पर प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन आपको पता लग गया निजीकरण, ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच देना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। उस प्राइवेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा देखिए। सबसे पहले इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन स्टेज बेटे। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर मार्केट के अंदर आया कंपटीशन बढ़ा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई कंपटीशन नहीं होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लैक्सिटी दिखाते हैं बेटे, कामचोर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, काम नहीं करते समय पर बेटे, लेट आते हैं, लेट जाते हैं, वर्क प्लेस पर गपशप मारते रहते हैं, कोई काम नहीं करता गवर्नमेंट में, इसलिए गवर्नमेंट में एफिशिएंसी बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ट्रांसफर होता है बेटे, तो प्राइवेट सेक्टर को तो पता है भाई
कि अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो भाई एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा, क्वालिटी देनी पड़ेगी बेटे। तो इसीलिए प्रायोरिटाइजेशन के जरिए मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करता है, इंक्रीजिंग कंपटीशन बेटे। सो थैंक्स टू द प्रायोरिटाइजेशन कंपटीशन बढ़ा मार्केट में। देखिए, due to the prioritization of business unit of public sector, there has been taken place an increase in competition। तो प्रायोरिटाइजेशन के जरिए कंपटीशन बढ़ा। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे ही प्रायोरिटाइजेशन आया बेटे, लोगों को बहुत सुविधाएं मिली। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जब गवर्नमेंट के हाथों में था तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी होती थी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बेटे। इतने सालों तक वो लोगों को एप्लीकेशन भरनी पड़ती थी, तब जाके उन्हें एक लैंडलाइन का कनेक्शन मिल पाता था बेटे। आज के समय देखो ना, प्राइवेटाइजेशन के जरिए आपको फ्री में सिम देने के लिए तैयार है, आपको घर पे सिम देके जाते हैं फ्री में बेटे, फ्री में कनेक्शन देके जाते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की कहानी पॉसिबल हो पाया। गवर्नमेंट जब तक टेलीकम्युनिकेशन में थी तब तक तो लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी। एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए सालों तक उन्हें घूमना पड़ता था बेटे। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहे हैं भाई कि टेलीकम्युनिकेशन में जैसे ही बेटे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बहुत कंपटीशन बढ़ा। Consequently, telecommunication service has become cheaper and better quality। और आज के समय देखो टेलीकम्युनिकेशन कितना चीपर, कितना सस्ता है बेटे। ठीक है, लगभग 150 रुपए में आपको एक महीने के लिए फ्री नेट और फ्री कॉलिंग आपको मिल जाती है। एक समय ऐसा भी था जहाँ इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसा लगता था बेटे, 2004-5 की बात है। ठीक है, तो उस समय इनकमिंग कॉल पे भी 17-18 रुपए लग जाते थे 1 मिनट के, लेकिन आज आपको फ्री में दिया जाता है 150 रुपए में, कितनी बात करो बेटे। तो ये कंपटीशन की कहानी ऐसा हो पाया, थैंक्स टू द कंपटीशन, थैंक्स टू द प्राइवेटाइजेशन। सेकंड है रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो बेटे सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, राजनीतिक दखलंदाजी होती है, उसमें कमी आती है। ठीक है, जबकि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं उसमें राजनीतिक दखलंदाजी ज्यादा होती है बेटे। हर राजनेता उसमें दखलंदाजी करेंगे, कोई अपने भतीजे को लगवाएगा, कोई अपने भांजे को लगवाएगा, कोई अपने बेटे को लगवाएगा, कोई अपनी बेटी को लगवाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दखलंदाजी हो जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, सबको पता है भाई, यहाँ तो भाई काम करेंगे, एफिशिएंसी दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे, तब टिक पाएंगे बेटे। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में काफी कमी आई थैंक्स टू द प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन रिजल्ट इन फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बेटे, ठीक है, काफी कमी आई, राजनीतिक दखलंदाजी जो होते हैं उसमें काफी कमी आई। Consequently, there is no unnecessary delay in taking the decision। तो बेटे परिणाम स्वरूप अननेसेसरी डिले, बेवजह की जो देरी होती है डिसीजन में बेटे, उसमें काफी कमी आई। एंड वर्क इज डन विद फास्टर स्पीड, और फास्ट स्पीड से वर्क डन होना शुरू हो गया। थर्ड बेटे, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है बेटे काम को करने की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है बेटे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको पता ही है, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही क्रिएट नहीं हो सकती बेटे, बड़ा नुकसान रहता है वहां पर। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एम्प्लॉय। तो जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, एम्प्लॉयज के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई बेटे, जिम्मेदारी की भावना क्रिएट हुई। The employees who used to be careless while working in public sector, तो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉय केयरलेसनेस दिखाते थे, लापरवाही से काम करते थे बेटे, अब उनमें, ठीक है, कंपटीशन की भावना आई और उन्होंने होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। नाउ दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ बीइंग फायर्ड। अब उन्हें डर रहता था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में अगर काम नहीं किया तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बेटे। ठीक है, तो अब उनके अप्रोच में, अब उनके एटीट्यूड में चेंजेस आया और वो बेटे पॉजिटिवनेस के साथ, ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ अच्छा काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ी बेटे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो डेफिनेटली एफिशिएंसी भी बढ़ेगी भाई। एफिशिएंसी यानी कि उत्पादन क्षमता का विकास होना, कम समय में, कम टाइम में बेटे क्वालिटी वर्क देना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बेकार होते हैं, वहां कोई एफिशिएंसी की आप उम्मीदें नहीं रख सकते बेटे। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लैक्सिटी दिखाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते बेटे। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों के पास एफिशिएंसी भी आई, लोगों ने ट्रेनिंग भी ली बेटे, काम को करने के नए नए मेथड भी सीखे बेटे, और काम को क्वालिटी ढंग से भी करने की कोशिश की। तो थैंक्स टू द प्राइवेटाइजेशन लोगों में एफिशिएंसी बढ़ी। So privatization of industry in public sector has resulted in increase their efficiency। तो privatization के कारण बेटे लोगों की efficiency बढ़ी।
नाउ ऑल द इंडस्ट्री नो दैट विदाउट इफेक्टिव इंक्रीज इन एफिशिएंसी, सभी इंडस्ट्री को पता लग गया कि बिना एफिशिएंसी बढ़ाए दे कांट सर्वाइव इन द मार्केट, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बेटे। तो एज अ रिजल्ट देयर इज एन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो बेटे एफिशिएंसी बढ़ी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ा, सेल भी बढ़ी और सभी का विकास हुआ। तो थैंक्स टू द प्राइवेटाइजेशन लोगों को बेटे सर्वाइव करना सीख गए प्राइवेट सेक्टर में, एफिशिएंसी बढ़ाना सीख गए, क्वालिटी प्रोडक्ट बताना सीख गए और साथ ही साथ प्रॉफिट कमाना भी सीख गए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो नई नई इंडस्ट्रियां खुली, ठीक है, नई नई इंडस्ट्रियों की ग्रोथ हुई बेटे, ठीक है, नई नई इंडस्ट्रियां आई। उससे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर में बेटे अलाउड किया गया तो नई नई कंपनियां, नई नई इंडस्ट्रियां खुलनी शुरू हुई, जिससे इंडस्ट्री की काफी तेजी से ग्रोथ हुई। और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सिंपल सी बात है। तो देखिए कि प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन से पहले सेवरल इंडस्ट्रीज ले इनएक्टिव इन पब्लिक सेक्टर। तो कई इंडस्ट्रियां थी जो पब्लिक सेक्टर में इनएक्टिव रहती थी। एक्टिवनेस का मतलब होता है चुस्ती फुर्ती के साथ काम करना, इनएक्टिव यानी कि लेजीनेस के साथ बेटे धीरे धीरे काम करना। तो पब्लिक सेक्टर में तो इंडस्ट्रियां ऐसे ही इनएक्टिव तरीके से काम करती है, ठीक है, बिकॉज और इसके कारण जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते बेटे वो भी काफी स्लो रहती है, ठीक है। बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद देयर हैज बीन टेकन प्लेस एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई, काफी विस्तार हुआ बेटे, नई नई इंडस्ट्रियां खुली। कंसीक्वेंटली रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन इंक्रीज। तो इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियों की जो बढ़ने की दर है वो काफी बढ़ गई। प्राइवेटाइजेशन हुआ, नई नई इंडस्ट्रियां खुली, ठीक है, तो काफी विस्तार हुआ। नेक्स्ट है फ्रीडम इन मैनेजमेंट। बेटे गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो मैनेजमेंट होता है वो भी गवर्नमेंट ही संभालती है, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर आता है तो जो मैनेजमेंट होता है वो भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। नए नए प्रोफेशनल एक्सपर्ट लगाए जाते हैं, एक्सपर्ट बिजनेसमैन की हायरिंग की जाती है, एक्सपर्ट मैनेजर्स को बेटे लगाया जाता है। तो इससे मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो सकता है। तो प्रायर टू प्राइवेटाइजेशन से पहले इन इंडस्ट्रियल यूनिट which were victim of bureaucracy and rat tapism। ब्यूरोक्रेसी समझते हो ना, राजनीतिक दखलंदाजी ज्यादा होना बेटे, बार बार गवर्नमेंट का कंट्रोल आना, बार बार गवर्नमेंट की डिसीजन वहां पर होना। और रैट टैपिज्म का मतलब होता है फाइलों पर बेटे लाल पट्टी बांधकर रख देना, सालों साल फाइलें पड़ी रहती है, उन पर काम नहीं होता बेटे, उन पर वर्क नहीं होता। तो रैट टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, ठीक है। लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ बेटे तो नए नए प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाने लगा और प्रोफेशनल लोग अब मैनेजमेंट संभाल रहे थे। नाउ द मैनेजर कैन टेक द डिसीजन फ्रीली। अब जो मैनेजर थे वो फ्रीली डिसीजन ले सकते थे विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। कंसीक्वेंटली देयर हैज बीन प्लेस एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जिससे कि बेटे परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हो गया बेटे। तो ये था आपका इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आगे हम मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस। मैनेजर ने बेटे क्या रिस्पॉन्स किया, तो सबसे पहले देखिए ब्रांड बिल्डिंग। तो मैनेजर्स ने अपनी ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की। कंपनीज ने बेटे ब्रांड को क्रिएट करने के ऊपर काफी खर्चा किया। ब्रांड समझते हो ना, एक ब्रांड वो होता है जिसे लोग आसानी से पहचान जाते बेटे, ब्रांड, ठीक है। सैमसंग इज अ ब्रांड, ठीक है। तो इस तरह से बेटे जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया तो मैनेजर्स ने रिस्पॉन्स किया कि अपनी कंपनी के ब्रांड को क्रिएट की जाए। तो ब्रांड पर उन्होंने खर्चा करना शुरू किया। जनरली बिग कंपनी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन बिल्डिंग द ब्रांड। जो बड़ी कंपनियां होते बेटे वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए, जैसे कि पेप्सी, सोनी, हुंडई, एलजी, सैमसंग, ये बड़ी कंपनियां हैं, ये ब्रांड पर फोकस करती है। सेकंड है कस्टमर फोकस बेटे। तो मैनेजर ने रिस्पॉन्स किया कि अब हमें कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट तैयार करना है, जिस प्रोडक्ट से कस्टमर खुश होते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई फील होते हैं, हमें वो प्रोडक्ट तैयार करना है। So nowadays there is a trend to increase in attention of customer needs and satisfaction। तो आज के समय कंपनियां बेटे कस्टमर की नीड और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और ग्रेट डिफरेंस आता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर टुडे। और आज के समय जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी होते हैं, और जो पहले प्रोडक्ट थे वो लेस क्वालिटी के घिसे-पिटे प्रोडक्ट होते थे। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटे विविधताएं,
विविधताएं यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार करना। तो a state of diversification is now witnessed by the cooperative sector। तो cooperative sector में डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, नई नई इंडस्ट्रियां नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, आज नई नई कंपनियां खुल रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधताएं, नई नई चीजें, अलग अलग विभिन्न भिन्न चीजों का खुलना। तो नई नई कोऑपरेट सेक्टर, नई नई कंपनियां, नई नई इंडस्ट्रियां का विकास हो रहा है बेटे, ठीक है। द लाइव एग्जांपल ऑफ दिस इज रिलायंस। रिलायंस इसका बड़ा एग्जांपल है। रिलायंस ने देखो आईटी बिजनेस करता है, कम्युनिकेशन करता है, टेक्सटाइल करता है, पेट्रोकेमिकल करता है और ग्रोसरी प्रोडक्ट भी बनाता है रिलायंस आजकल बेटे, ठीक है। और रिलायंस ने तो आजकल जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट काम कर रहे हैं बेटे डिलीवरी का, रिलायंस ने भी अपना खोल रखा है, ठीक है। देखिए जॉइंट वेंचर, तो आज के समय नए नए जॉइंट वेंचर बनते हैं, 2 3 4 कंपनियां आपस में मिलती हैं, वो काम करती है। जैसे होंडा एंटर विद सेल, होंडा ने सेल के साथ एंट्री की है, जनरल मोटर ने हिंदुस्तान मोटर के साथ, फोर्ड ने महिंद्रा के साथ। जॉइंट वेंचर समझते हो ना बेटे, ठीक है। कंसोलिडेशन करना, 2 कंपनियां आपस में आकर काम करना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जॉइंट वेंचर। बेटा शार्पली इंप्रूव कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन का मतलब सैलरी से होता है, लिख लीजिएगा कि आज के समय सैलरी में भी काफी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि प्रोफेशनल को हायर किया जाता है, एफिशिएंसी वाले लोगों को हायर किया जाता है। तो स्पेशल मैनेजर और स्पेशल टेक्निकल सर्विसेज आज के समय हायर की जाती है और उन्हें सिग्निफिकेंटली अच्छा कंपनसेशन, अच्छी सैलरी दी जाती है। नाउ मेनी इंसेंटिव स्कीम आर टू बी परफॉर्म, तो कई सारी इंसेंटिव स्कीम में निकाली जाती है। और लास्ट में बेटे यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आज के समय मैनेजर्स ने इस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है और आज के समय ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे सेल्युलर फोन, जो फोन पे आप बात करते हो, देखो नई नई टेक्नोलॉजी उभर कर आती है, कभी जीबी, कभी रैम में विस्तार होता है, कभी रोम में विस्तार होता है बेटे, कभी प्रोसेसर इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी से आजकल काम हो रहा है बेटे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर अब आपका फिनिश्ड हो चुका है बेटे, ठीक है। कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, डेली क्लास लीजिए बेटे, अपने दोस्तों से कहें आके क्लास ले, ठीक है। मुझे बार बार चिल्लाना, बार बार कॉल करना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, डेली क्लास लें आप लोग बेटे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, यू कैन गो नाउ, थैंक यू। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं।